हेलो वॉइस विजिबल है। ओके। हाई कोर्ट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इजी है गाइस, ये इसमें कुछ है नहीं इतना। सेम एज वी डिड इन 1935, ओवरऑल वैसे ही है। बस ये करंट स्ट्रक्चर है तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा क्योंकि चीज़ें बदलते आई हैं इसी तरह ही। तो फर्स्ट वन इज एज पर द सॉरी 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 सॉरी। Yes. High Courts under Constitution of India, guys. As per the Constitution of India, Articles 214 and 231, 214 and 231 deals with the provisions of the High Courts in India. जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर पार्ट और सेक्शंस डिस्क्राइब किए गए हैं, उसको प्रॉपर प्लेस किया गया है। वैसे ही सिमिलरली हाई कोर्ट्स को अंडर सेक्शन 214 टू 231 तक उसमें उसको मेंशन किया गया है। सिमिलरली उसमें प्रेसिडेंट का भी उसी तरह मेंशन किया जाता है, यूनिट टेरिटरीज का भी ऐसे ही मेंशन किया जाता है। बेसिकली हाउ दे विल फंक्शन, गवर्नर, प्रेसिडेंट, तो उस तरह सब ओवरऑल पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ एक प्रॉपर सेक्शन और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में डिस्क्राइब किया गया है। सिमिलरली जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हमने देखा था कि देयर वर जैसे सेक्शंस 113 से 120 तक देयर वर डिस्क्रिप्शन ऑफ हाई कोर्ट्स की, हाई कोर्ट्स के डिस्क्रिप्शन उसमें उस तरह किए गए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पूरा एक एक्ट था, उसके अंदर हाई कोर्ट्स के बारे में बताया गया था। सिमिलरली उस वक्त उसने उसमें गवर्नर और सबके बारे में बताया गया था। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के में सिमिलरली वी हैव द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाई कोर्ट। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट का भी है, उसमें गवर्नर का भी है, प्रेसिडेंट का भी है, स्टेट्स का भी है। मतलब ओवरऑल हाउ द कंट्री शुड फंक्शन, हाउ द कंट्री शुड वर्क, उस कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ है। ऐसा है तो अभी हम उस पे नहीं जाएंगे, बट एक आपको शॉर्ट आइडिया दे रहा था मैं कि किस तरह हम खाली उसमें से एक अभी शॉर्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, खाली हाई कोर्ट्स, बिकॉज इट इज इन आवर सिलेबस, ऐसा है ना। तो हाई कोर्ट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल्स 214 till 231 deals with the provisions of high court in India. At present we have 24 high courts in the country, which includes three common high courts. Common high courts क्या होगा guys? Article 217 deals with the appointment of judges. However, there is also procedure for removal of judges of the high court. अगर आप लोग sections नहीं भी लिखोगे तो कोई problem नहीं है, ठीक है ना। बट इंट्रोडक्शन प्रॉपरली लिखना अगर एग्जाम्स में आया तो ठीक है गाइस। तो व्हाट आर कॉमन हाई कोर्ट्स, which includes three common high courts? बेसिकली थ्री नहीं है, फोर है। यस गाइस, जल्दी जल्दी जल्दी। अभी एग्जांपल्स दिए थे आपको, सिमिलर इजी है गाइस, वही सब जैसे दो, एक यूनियन टेरिटरी हो गया या एक स्टेट हो गया। हाँ राइट सर, मेड्रास को मद्रास है, देन पौंडीचेरी है, ऐसा है। तो यूनियन टेरिटरी आ जाती है ना, तो उसी तरह तो ऐसे कॉमन कोर्ट्स हैं गाइस। मतलब एक कोई यूनियन टेरिटरी जैसे महाराष्ट्र का एग्जांपल जो मैंने भी दिया था वही वाला एग्जांपल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल्स 214 एंड 23 डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया, सेम लाइन। इट प्रोवाइड्स फॉर सेपरेट हाई कोर्ट्स फॉर सेपरेट स्टेट्स, बट अकॉर्डिंग टू 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द सेम हाई कोर्ट कैन बी कोर्ट ऑफ मोर देन वन स्टेट एट प्रेजेंट, ऐसा है। तो इसमें ये बताया गया है, अमेंडमेंट हुआ था जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें एक हाई कोर्ट दो स्टेट के लिए भी काम कर सकता है। तो वी हैव 21 हाई कोर्ट्स इन द कंट्री व्हिच इंक्लूड्स थ्री कॉमन हाई कोर्ट्स। ओके। कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ हाई कोर्ट्स। कितने हाई कोर्ट्स में कितने जजेस होंगे, कितने नहीं होंगे, वो है एवरी हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड नंबर ऑफ जजेस। सिमिलरली जैसे हम 1935 में देखते थे, अ चीफ जस्टिस एंड अदर सिमिलर जजेस, ठीक है ना, वही वाला स्ट्रक्चर। एंड नंबर ऑफ जजेस हु आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पे प्रेसिडेंट हो गया, वहाँ पे क्या था, मैजेस्टी थी, ब्रिटिश क्राउन। ओके। Article 217 deals with the appointment of judges and states that every judge of a high court shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal of the consultation with the Chief Justice of India and the Governor of State.
जैसे यहाँ पे हमारा गवर्नर आ गए, इंक्लूड हो गए, प्रेसिडेंट इंक्लूड हो गए और उनकी सील हो गई। सिमिलरली 1935 में जब अपॉइंटमेंट होता था जजेस का, तो मैजेस्टी, क्राउन, उनका सील और वारंट, एंड देन गवर्नर जनरल। बट गवर्नर कब रोल आता था? जब वी यूज्ड टू अपॉइंट अदर जजेस, नॉट द चीफ जस्टिस, राइट? इतना क्लियर है गाइस? ये चीज सेल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट वारंट। ओके। सब बच्चे भी हाँ बोलिए, कोई नहीं, अब अनम्यूट रहिए गाइस, बोलिए बोलिए सब लोग, यस नो कुछ भी। इसमें ऐसा कुछ है नहीं हार्ड एंड फास्ट, इतना है। देन जुरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। जुरिडिक्शन में ओरिजिनल एपेलेट, ठीक है। फिर इसमें रिट जुरिडिक्शन, रिट भी हमें करना है इन फ्यूचर, अच्छे से करेंगे, वो बहुत आपको काम आएगा इन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑल्सो, ठीक है। जुरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। The powers and jurisdiction of a high court can be classified under the following heads, ठीक है। First one is original jurisdiction, directly going to the court, directly going to the high court in which circumstances ये include इसमें होता है। It means that the applicant can directly go to the high court and not by means of appeals. दिस पावर इज यूज्ड इन द फॉलोइंग मैटर्स। क्या होता है, एक डायरेक्टली जा सकते हो और एक होता है अपील के थ्रू, मतलब एक प्रॉपर स्टेप्स के थ्रू, पहले स्मॉल कॉज, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर ऊपर, उसके ऊपर, ऐसे धीरे धीरे करके जाया जाता है। बट इन ओरिजिनल जुरिडिक्शन देयर आर सम मैटर्स विच वेयर वी कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट। तो इसमें हमने बताया कि कौन कौन से मैटर है। डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ रिलेटिंग टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सिंपल, जैसे बड़े बड़े मैटर्स हो गए, पार्लियामेंट के इशू हो गए, या लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान भवन, विधानसभा के मैटर्स हो गए, तो देयर वी कैन गो डायरेक्टली। देन रिलेटिंग टू मैरिज लॉ, एडमिरलिटी, डिवोर्स, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी हम डायरेक्ट जा सकते हैं। इफ देयर इज अ केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जज ने कुछ और बोला, एडवोकेट ने कुछ और कर दिया इन दी कोर्ट, तब उसमें भी हम डायरेक्ट जा सकते हैं। देन एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हैज द पावर्स। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इफ योर राइट्स आर ब्रीच्ड देन यू कैन गो टू द हाई कोर्ट डायरेक्टली बाय फाइलिंग अ रिट और बाय इशूइंग, बाय गेटिंग ऑर्डर, इस तरह भी आप जा सकते हो। तो ये केस भी है। देन केसेस ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर कोर्ट टू इटसेल्फ विच इन्वॉल्व्स क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। केसेस ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर कोर्ट टू इटसेल्फ, ठीक है। अगर कोई केस ट्रांसफर होता है कोर्ट को, तो देन एंड इट इज हैविंग अ क्वेश्चन ऑफ लॉ कि if the act is or the provision which is there in the act is constitutional or unconstitutional, तो it should be decided by the judges of the high court। तो एक इसमें ये क्राइटेरिया भी है क्वेश्चन ऑफ लॉ के केसेस में, इट कैन गो टू डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट। देन रिट जुरिडिक्शन, जो रिट है हमारे, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, ठीक है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, फिर रिट ऑफ को वारंटो, रिट ऑफ सर्चोरी, in that basis also we can go to the high court directly। writ jurisdiction, article 22 states that high court shall have power throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction to issue any person or authority, including in appropriate cases any government within those टेरिटरीज, डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स। इसमें बता दो मैं क्या है। रिट जुरिडिक्शन आर्टिकल 226 में मेंशन किया गया है अंडर हाई कोर्ट एंड 32 ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऐसा है इसमें गाइस। इसमें क्या है कि अगर कोई भी एक रिट फाइल होता है, देन द हाई कोर्ट कैन इशू द ऑर्डर्स अगेंस्ट द टेरिटरी और दैट पर्सन और दैट स्टेट, जो भी है विच इज रेलेवेंट टू दैट जुरिडिक्शन, उस जुरिडिक्शन में आता है कि नहीं, जैसे ये वाला पार्ट, देन टेरिटरीज वाला पार्ट, और टू एनी पर्सन अथॉरिटी इंक्लूडिंग अप्रोप्रिएट केसेस और गवर्नमेंट और अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑल्सो। तो इट इज इन रिलेशन टू दैट, कोई भी रिट अगर इशू करता है कोई हाई कोर्ट, तो इट कैन बी इशूड अगेंस्ट द टेरिटरीज and it should be under the jurisdiction of the high court or against any person, any government, and it should be appropriate in that case only। तो ये एक रिट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एज कम्पेयर टू, रिट पहले भी थे, 1935 में भी रिट थे, बट वी डिडंट डिस्कस, ऐसा है वो पार्ट। देन appellate jurisdiction, अपील वाला पार्ट, इट इज सेड दैट हाई कोर्ट इज द प्राइमरी कोर्ट ऑफ अपील। इट हैज पावर टू हियर अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स विद इन ए टेरिटरी। सिंपल है, अगर कोई अपील आती है देन द हाई कोर्ट विल हियर, ठीक है। एक इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। दिस पावर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एक सिविल जुरिडिक्शन, एक क्रिमिनल। सिंपल है, सिविल के केसेस की अपील आएगी, क्रिमिनल के केसेस अपील, क्रिमिनल के केसेस की अपील आएगी फ्रॉम दी लोअर कोर्ट। बट सब केसेस की नहीं आती है क्रिमिनल में, सब केसेस की नहीं आती है। देयर आर सम केसेस जिसमें सेंटेंस ऑफ डेथ होता है या 7 years और या उसके ऊपर का इम्प्रिजनमेंट होता है, देन द अपील गोज टू द हाई कोर्ट।
अगर किसी को करना है तो अपील, ऐसा नहीं। इन सिविल केसेस इज jurisdiction includes to the orders and judgments of the district courts, additional district courts and other subordinate courts। यहाँ की एक अपील जाएगी सिविल के मैटर में हाई कोर्ट को। देन इन क्रिमिनल केसेस jurisdiction include judgments related to sessions court, additional sessions court। in these cases should be involving imprisonment for more than 7 years, confirmation of any death sentence awarded by the सेशन कोर्ट बिफोर एग्जीक्यूशन। तो ऐसा है कि अगर किसी को डेथ सेंटेंस दिया है या किसी को इम्प्रिजमेंट दिया है मोर देन 7 years, तो इट कैन गो टू अपील। बट उसके बिलो रहेगा तो नहीं होता है। बट सिमिलरली लोअर कोर्ट जितने भी हैं हमारे, ये क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं गाइस। ये सेशंस और एडिशनल सेशंस कोर्ट जो होते हैं मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स, ये क्रिमिनल के कोर्ट्स होते हैं गाइस। तो इसमें क्या होता है, एक लिमिटेड नंबर तक ही आप किसी को फाइन या इम्प्रिजमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं। उसके ऊपर का जो भी डिसीजन रहेगा वो हाई कोर्ट लेती है। तो इट इज़ रिलेवेंट इन दैट केस। तो ये पार्ट है, अपील में ये हो जाता है सिविल और क्रिमिनल में। देन पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस सेम एज 1935, the High Court has power all over the courts tribunals except in those dealing with armed forces। आर्म फोर्सेस में नहीं लगेगा इनका थोड़ा, ये स्पेशल कोर्ट्स होते हैं। तो इसमें साफ साफ लिखा है था हाई कोर्ट हैज द पावर ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स एक्सेप्ट those dealing with the armed forces functioning in the state। Hence, in the exercise, it may call for return, similar may issue general rules and prescribe forms for regulating practice, prescribe the form in which books of accounts be kept, settle fees payable to the sheriff, similar है 1935 overall जो भी है superintendence का part। but just it does not टेक एक्शन और सुपरिटेंडेंस ओवर द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस जो हमारे मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, एयरफोर्स के कोर्ट्स होते हैं, तो उनमें नहीं होता, उनके ट्रिब्यूनल अलग चलते हैं थोड़ा, तो उनमें नहीं होगा बस। और सब तो नॉर्मली सब सुपरिटेंडेंस कंट्रोल सब लोअर कोर्ट्स पे उनका रहेगा ही रहेगा, हाई कोर्ट का, ठीक है। और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि खाली यही चीज़ जो है, जो ये 5 4 थिंग्स है जो हम देख रहे हैं, कॉल फॉर रिटर्न, जनरल रूल्स प्रिस्क्राइब करना, ठीक है, या किस तरह अकाउंट्स रखना है, किस तरह पैसे दिए जाएंगे क्लर्क को, ऑफिसर को, लीगल प्रैक्टिशनर्स को, तो उससे ज़्यादा भी है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्लेस एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस। ऐसा है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दे कैन इशू सम अदर ऑर्डर्स और सम अदर प्रोसीजर्स और सम अदर रूल्स ऑल्सो by the High Court. It can be done by suo moto. The High Court can take such actions by देयर ओन सेल्फ। ऐसा है, खुद से भी कर सकते हैं ऐसा, वो लोग डायरेक्टली ऐसा कोई रूल प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है उनको। बट इट शुड बी फेयर। एज स्पेशल फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज नो सिमिलर पावर vis-a-vis हाई कोर्ट। सिमिलरली इट इज सेड दैट सुप्रीम कोर्ट को इतना पावर नहीं जितना हाई कोर्ट को है इन एज कंपेयर टू लोअर कोर्ट्स में सुपरिटेंडेंस के अंदर। देन कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, this is an extension of the above supervisory and appellate jurisdiction। It states that the High Court can withdraw a case pending before any subordinate court। It involves the substantial question of law। अगर कोई प्रॉब्लम जैसे मैंने डिस्कस किया था, it states that the High Court can withdraw a case pending before any subordinate court। अगर कोई लोअर कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है और इट हैज़ अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, मतलब द रिलेवेंट प्रोविजन हो गया या रिलेवेंट एक्ट हो गया या रिलेवेंट सेक्शन हो गया, इज अ ग्रेव मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस, ऐसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन ऑफ लॉ का, कि इट इज नीडेड टू बी decided by the judge of a higher court, then it will be taken up by the judge of a high court and it will be decided on that matter। ऐसा है क्वेश्चन ऑफ लॉ, मतलब क्या हो जाता है गाइस, इसका एक एग्जांपल आप ले लो कि अगर एक कोई रिलेवेंट एक्ट है, उसके अंदर एक रिलेवेंट सेक्शन है, ठीक है, बट वो सेक्शन वो कोर्ट नहीं डिसाइड कर पा रहा है, तो देन द हायर कोर्ट विल कम इनटू एक्शन। और हाई कोर्ट मोस्टली टेक्स दिस, हाई कोर्ट के जजेस करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हाँ ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल है क्या या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इट इज रेलेवेंट टू दिस केस और नॉट। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर ऐसे केसेस होते हैं तो देन द हाई कोर्ट्स कम इनटू एक्शन एंड डिसाइड्स। तो इन दीज सर्कमस्टेंसेस द हाई कोर्ट टेक्स एक्शंस, ऐसा होता है, दे कैन टेक अवे सच केसेस फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स। The case can be disposed of itself or solve the question of law and return back the same। अगर वो ये सब चीज़ें हो गई तो they can return back the case to the same court again। ओपिनियन भी देता है। इन द सेकंड केस द tendered high court would be binding on the high subordinate court। अगर कोई ओपिनियन देता है on such case by the high court, तो वो ओपिनियन
it is binding on the lower court. ठीक है. It also deals with matters pertaining to position, promotion, grant of leave, transfer and discipline of the member. ठीक है. In this regard, officers are appointed and servants to be made by chief justice and the judges. तो ये ठीक है. इतना इतना relevant point नहीं है ये. Then High Court is a court of record. Everything it is kept, every case and every proceedings, they are to be recorded and for perpetual memory. मतलब it is a record of record. मतलब अगर कोई भी केस चल रहा है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है. Then there is the option of judicial review. जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो आप इसको इन डेप्थ पढ़ोगे. दिस पावर ऑफ अ हाई कोर्ट. कितना टाइम हो गया सर? अरे हो जाएगा. हाँ. अभी खत्म हो जाएगा. गाइस एक बार खत्म हो गया तो ज्वाइन कर लेना 5 मिनट के लिए. हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है. जुडिशियल रिव्यू का भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हाई कोर्ट में. दे कैन रिव्यू दी the the orders passed by the legislature और executives. अगर कोई भी लॉ पास करता है गवर्नमेंट, ठीक है, इन राज्यसभा लोकसभा जो भी है, तो दे कैन रिव्यू दैट. वो जो भी लॉ पास किया है दे कैन रिव्यू दैट बाय ऑन द बेसिस ऑफ it should be constitutional and not against the public. ठीक है. Moral policy of the public. तो on that basis judicial review can be done by the high courts by suo motu. Sometimes they can directly, they can do by their by suo motu. तो खुद से भी कर सकते हैं, ऐसा है. The power of the high court includes the power to examine constitutionality of legislative एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है ना. तो ये इसमें खुद से भी ले सकते हैं कि अगर कोई एक्ट ऐसा पास किया गया है, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इट इज अगेंस्ट द पब्लिक है, देन दे कैन रिव्यू दैट ऑर्डर और द एक्ट पास बाय द स्टेट गवर्नमेंट और जो भी है. ठीक है ना. तो उसमें जुडिशियल रिव्यू का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है. देन एक्सटेंशन ऑफ जुरिडिक्शन, मतलब ये पार्लियामेंट बाय में एक्सटेंड जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट for one or more unitary or for one or more two states. तो ये उसका है पार्ट. Then procedure for removal of judges. The Judges Inquiry Act concerns the removal or impeachment of judges of High Court. The grounds are proved misbehavior, incapacity to work. ठीक है. Then basically how many people are required to remove a judge of a high court. ठीक है. बट बेसिकली आज तक कोई जज को निकाला नहीं गया है ऑन एनी पॉइंट. मिसबिहेवियर हो गया, इनकैपेसिटी हो गया गाइस, कभी भी कोई भी जज को आज तक नहीं निकाला गया है इन हाई कोर्ट. ठीक है. तो इसमें ये बताया गया है कि हाउ इट इज रिमूव्ड. he is removed by the president as per the removal order passed by the each house of the parliament by special majority. मतलब लोकसभा से भी मेजोरिटी मिलनी चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा से भी मेजोरिटी मिलनी चाहिए. टोटल मेंबरशिप 2/3 होते हैं. तो इसका इंडेप्थ इतना मत चाहिए आप लोग. मतलब ये प्रोसीजर है हाउ टू रिमूव अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट. and voting is done. Yes, ऐसा है. जैसे the initial removal motion to be signed by 100 members of the Lok Sabha or by 50 members of the Rajya Sabha presented. ठीक है. The speaker has the option of either accepting or rejecting the motion. It is accepted, a committee would be constituted to investigate the matter. ये सब होने के बाद एक कमेटी बिठाई जाती है. They see that it is valid or not. ये सब दुनिया भर का ऐसा रहता है. तो ये इतना ठीक है, ये आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगी. द कमिटी सो कॉन्स्टिट्यूट कंसिस्ट ऑफ. द कमिटी में कौन कौन रहता है? चीफ जस्टिस रहता है सुप्रीम कोर्ट के. ठीक है. चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहता है. इफ द कमिटी देखती है कि हाँ चलो वो गिल्टी है तो उसको हाँ कर देती है. मोशन इज पास्ड इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी. द प्रेसिडेंट passes the order for removal of the judge. Judge is considered removed from the day. In fact, no judge has been removed till now. ऐसा एक बार हो चुका था. थोड़ा एक जज हमारे पास आ गए थे. He was a judge from Kerala, I think. तो बस वो पहुंचने ही वाले थे बट उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया. ट्रांसफर ऑफ अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर. एक आर्टिकल 222 में प्रोविजन है. द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन जज ऑफ हाई कोर्ट. ये तो होता ही रहता है नॉर्मली. बॉम्बे हाई कोर्ट के जज गुजरात चले जाएंगे, गुजरात के दिल्ली चले जाते हैं, तो ये तो होता रहता है. देन अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस. एक्टिंग चीफ जस्टिस है गाइस. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे जस्टिस बोबड़े है, तो इन इन प्लेस ऑफ दैट एक्टिंग चीफ जस्टिस भी हम अपॉइंट कर सकते हैं. व्हेन द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज वेकेंट or any such chief justice by reason of absence or otherwise unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such another judges of the court as the president may appoint for this purpose. Then qualification. Similarly,
A person to be appointed as a judge of a high court should be a citizen of India. He should have held a judicial office in the territory of India for 10 years or should have been advocate of a high court for 10 years. 10 साल advocate रहना चाहिए under high court. There is no minimum age fixed for a high court judge. Unlike in Supreme Court, there is no provision for appointment of a distinguished jurist as a judge of a high court. ठीक है. Term and salary. A judge of a high court shall hold the office until he completes the age of 62. And in Supreme Court is 65. The salaries and allowances of the Chief Justice and High Court judges are decided by the Parliament by law from time to time. Current salary of a Chief Justice 90,000. Current salary of other judges is 80,000. And the salaries and expenses are paid through the consolidated fund of state. Consolidated fund of the state for the state government and consolidated fund of the पार्लियामेंट एक हमारा ओवरऑल कंट्री का भी एक फंड रहता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है तो उस बेसिस पे भी प्रेसिडेंट की सैलरी फिर मेंबर्स की सैलरी उसमें से दी जाती है तो ये कंसोलिडेटेड फंड एक हम क्रिएट करते हैं फॉर पेइंग ऑफ सैलरीज ऑफ एंड एक्सपेंसेस ऑफ द जजेस तो दीज आर द क्वालिफिकेशंस और ये गाइस तो ये इतना था कॉन्स्टिट्यूशन में था और मैंने 95% सब कवर किया आप लोगों के लिए इसमें थोड़े बहुत एक्स्ट्रा भी हैं अगर आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स स्किप भी करके लिखोगे तो कोई इशू नहीं है ठीक है